अदिति और विजय के विवाह के 9 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन अब तक भी घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। विजय के माता पिता तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वे कब दादा दादी बनेंगे। अदिति और विजय ने क्या क्या नहीं किया। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, मंदिरों में जाकर माथा टेका, लेकिन भगवान उनकी पुकार सुन ही नहीं रहा था। इसी तरह एक वर्ष और गुजर गया। धीरे धीरे निराशा उनके जीवन में गृह प्रवेश करने लगी। अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को देखकर अदिति का मन भी ललचा जाता। कोई उसे भी माँ कहकर बुलाए, कोई उसकी गोदी में आकर लेट जाए, वह भी अपने आंचल में लेकर किसी नन्हे को दूध पिलाए। अदिति उदास रहने लगी, जो विजय महसूस कर रहा था, और उसकी उदासी का कारण भी वह जानता ही था। विजय सोच रहा था कि अदिति को संभालना होगा। यदि अभी भी उसे बच्चे की खुशी नहीं मिली तो वह मानसिक तौर से बीमार हो जाएगी। रात भर विजय सो ना पाया, ये सोचते हुए कि क्या करूं। वह तो अपना दुख सहन कर लेता था, लेकिन अदिति नहीं कर पा रही थी। तभी लेटे लेटे विजय के मन में विचार आया, क्यों ना वे लोग किसी बच्चे को गोद ले लें। अदिति से पूछने से पहले वह उठकर अपने पापा मम्मी के कमरे में गया और आवाज़ लगाई, माँ उठो ना। विजय को अपने कमरे में इस वक्त देखकर बिमला घबरा गई। घबराई हुई आवाज़ में उसने पूछा, क्या हुआ विजय, सब ठीक तो है ना? तब विजय ने कहा, माँ मुझे आप लोगों से बहुत ही खास मसले पर चर्चा करनी है। पापा को भी उठाओ। उसके पापा दीपक तो जाग ही रहे थे। यह सुनते ही वह उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, बोलो विजय, क्या बात करना चाहते हो? अदिति अभी सो रही है, मैं उसकी गैर हाजिरी में ये बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो विजय। पापा, हमारी शादी को 10 साल पूरे होने को आ गए, परंतु हम अभी तक आप लोगों को दादा दादी बनने का सौभाग्य ना दे पाए। सब कुछ करके अब हम हार गए हैं। मैं तो फिर भी ऐसे ही जी लूँगा, लेकिन मुझे अदिति की चिंता रहती है। उसका उदास चेहरा देखकर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। मुझे डर लगता है ऐसे में कहीं उसे मानसिक बीमारियाँ ना घेर लें। मैं चाहता हूँ कि अब हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। यदि आप दोनों इस बात से सहमत हो, आपको कोई एतराज़ ना हो, तब तो मैं अदिति से भी बात कर सकता हूँ। विमला ने पूछा, विजय बेटा, क्या अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है? नहीं माँ, आपको क्या लगता है? 9 साल का लंबा समय बीत गया, क्या अब भी आपको उम्मीद लगती है? अब तक यदि होना होता तो हो जाता। अब और ज़्यादा समय तक रास्ता देखना मुझे ठीक नहीं लगता। दीपक ने कहा, मुझे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। वैसे भी हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनके माता पिता या तो उन्हें छोड़ देते हैं या बेचारे खुद ही दुनिया छोड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों में से यदि किसी एक को भी हमारा प्यार, हमारा साथ मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्या कहती हो विमला? ऐसे तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ यह पूछ रही थी कि क्या अब कोई उम्मीद की गुंजाइश नहीं? विमला, चलो माना यदि हमारे घर भगवान बच्चा दे भी देते हैं तो भी क्या हुआ, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। अब जब मन में आ ही गया है तो इस काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता की सहमति मिलते ही विजय ने कहा, तो ठीक है, मैं कल ही अदिति से भी बात कर लेता हूँ। और विमला ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या अदिति मान जाएगी? हाँ माँ, लगता तो है, सुबह पता चल जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी सो जाइए, रात काफ़ी हो गई है। विमला अदिति से बहुत प्यार करती थी। बच्चे के ना होने की बात पर कभी भी विमला ने उसे एक भी अपशब्द नहीं कहा। वह समझती थी कि इसमें हमारे दोनों बच्चों की कोई गलती नहीं है, यह सब भाग्य का खेल है। वह हर काम में अदिति की मदद भी करती थी। दूसरे दिन रविवार था। अदिति ने सुबह सबके लिए नाश्ता तैयार किया। वह सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। तब विजय ने कहा, अदिति, हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो ना विजय, क्या बात है? अदिति घबरा गई और उसकी आंखें विजय की आंखों को इस तरह देखने लगी मानो वह कह रही हो, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कह देना जिसे वह सहन ना कर पाए। अगले ही पल उसने सोचा, तीनों बात करना चाहते हैं, कहीं बच्चे को लेकर या विजय का दूसरा विवाह।
कुछ ही पलों में कितना कुछ सोच लिया था अदिति के दिमाग ने। नहीं नहीं, यहाँ तो सभी मुझे कितना प्यार करते हैं। तभी विजय ने कहा, अदिति कहाँ खो गई? अदिति चौंक गई। नहीं कुछ नहीं, तुम क्या कह रहे थे? अदिति, क्या हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लें? अदिति ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, विजय मैं तो कब से इस इच्छा को अपने मन में दबाए हुए बैठी हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं, यह सोचकर कि पापा और माँ को कैसा लगेगा। विमला ने कहा, अदिति बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है, हम दोनों तैयार हैं। रात को हमने आपस में बात की थी, लेकिन इस पर आखिरी मोहर तो तुम्हें ही लगानी है। बेटा, तुम यदि इसे ठीक समझती हो और यदि यह कर सकती हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकती माँ। बेटा, यह एक कठिन तपस्या है। उसके बाद यदि तुम्हारी गोद भी भर गई तो उस बच्चे के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार दूंगी, उसी तरह जैसे मानो मैंने उसे जन्म दिया हो। बस बेटा, हम सब तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। अदिति की प्यासी आंखों में आंसू छलक आए। उसे देखकर सभी भावुक हो गए। अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए सभी को चाय देने के लिए केतली हाथ में उठाई। उस समय अदिति के हाथ पांव कांप रहे थे। उसके हाथ से केतली लेते हुए बिमला ने कहा, लाओ बेटा, मैं देती हूँ। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अब उनके बीच यह सलाह मशवरा चल रहा था कि लड़का गोद लें या लड़की। अदिति ने कहा, मुझे तो कुछ भी चलेगा, बेटा हो या बेटी, बस मेरी गोदी सूनी ना रहे। विजय ने कहा, मैं बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता, फिर भी मेरी इच्छा है कि हम बेटा लेकर आएँ। टेबल से सामान उठाते हुए बिमला ने पूछा, क्यों, बेटा ही क्यों चाहिए? चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए विजय ने कहा, माँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटी की शादी कैसे परिवार में होती है, कैसा जीवन साथी मिलता है, बहुत ही चिंता का विषय होता है। आज भी दहेज के लिए लोग मुंह फाड़े खड़े ही रहते हैं। मॉडर्न हो गए हैं सारे, पर दहेज प्रथा का साथ न छोड़ पाए। यदि ऐसा कुछ घट जाता है तो फिर उस बच्ची का जीवन संकटों के बीच घिर जाता है। वह बच्ची फिर कभी पहले जैसी खुश नहीं रह पाती। यह सुनते ही अदिति घबरा गई और उसके हाथ से चाय टेबल पर छलक गई। मेज पर गिरी चाय को साफ करते हुए उसने कहा, नहीं बाबा, मुझे भी डर लगता है, हम तो बेटा ही लेंगे। अंततः इसी निर्णय पर सभी की मुहर लग गई कि बेटा लेकर आएंगे। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर अदिति और विजय अनाथ आश्रम पहुँच गए। वहाँ का पूरा मुआयना करने के बाद वह बहुत से बच्चों से मिले जो थोड़े बड़े हो चुके थे। अदिति ने विजय से कहा, विजय, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसे मैं अपनी गोदी में लिटा सकूं, बोतल से उसे दूध पिला सकूं। छोटे शिशु की तलाश में वह दोनों वहाँ से निकल गए। अपनी कार में बैठते हुए अदिति ने कहा, विजय, मैंने गूगल पर सर्च किया है, कुछ ही दूरी पर एक दूसरा अनाथ आश्रम है जिसका नाम बारिश है। चलो ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है, वहाँ भी चलकर देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ हमें हमारा बारिश मिल जाए। बारिश अनाथ आश्रम पहुँचकर उन्होंने रिसेप्शन पर अपनी एंट्री करवाई। अनाथ आश्रम के नियम कानून बड़े ही सख्त होते हैं, कोई भी बिना इजाज़त के अंदर नहीं जा सकता। आखिर बच्चों की सलामती का प्रश्न होता है। विजय अपने दस्तखत कर ही रहा था कि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ उनके कानों में आई। अदिति उस तरफ देखने लगी जिस ओर से ये आवाज़ आ रही थी। उसने पूछा, मैडम ये आवाज़? हाँ मिसेज अदिति, ये हमारे यहाँ कल ही नया बालक आया है, मुश्किल से 4-5 दिन का ही होगा। कोई हमारे यहाँ रात को छोड़ गया था। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? बिल्कुल देख सकती हो। रमा, जाओ, इन्हें अंदर ले जाओ और इन्हें बच्चे से मिलवा दो। जी मैडम जी। आइए मैडम, आइए सर। हाँ चलो, अदिति ने कहा। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही अदिति ने उस बच्चे को देखा, उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, विजय, बस मुझे यही बच्चा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं देखना है। ठीक है अदिति, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद उन्होंने वहाँ की संचालिका से बात की। विजय ने कहा, मैडम, हमें यह बच्चा चाहिए। संचालिका ने कहा, यह बच्चा कल ही आया है, हमें 15-20 दिन लग जाएंगे इसे आपको देने में। हाँ ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर लीजिए। हमें क्या क्या करना है?
वह भी बता दीजिए। हाँ हाँ, आप ये फॉर्म भर दीजिए और नीचे आप दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। जी ठीक है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अदिति ने पूछा, क्या मैं हर रोज़ मेरे बच्चे से मिलने आ सकती हूँ? देखिए अदिति जी, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। बस हम 15 दिन इसलिए कह रहे हैं ताकि इसे कोई अपना बच्चा कहकर इसे लेने ना आ जाए, वरना आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। माथे पर आई सिकन को नज़रअंदाज करते हुए अदिति ने कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ आप मुझे अनुमति दे दीजिए। ठीक है, आपकी इतनी ज़्यादा इच्छा है तो आप आ सकती हैं। मैं तो सिर्फ़ इसलिए कह रही थी कि कहीं आपको बाद में दुख ना हो। कुछ नहीं होगा। यदि लेना होता तो कोई उसे इस तरह छोड़ता ही क्यों। खैर 20 दिन निकल गए और बच्चा अदिति और विजय को सौंप दिया गया। अदिति ने प्यार के साथ उस बच्चे को उठाकर अपनी बाहों में समेट लिया। इस समय उसे ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो उसकी झोली में भगवान ने दुनिया भर की सारी खुशियाँ बटोर कर डाल दी हों। प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर दूध से लगा ले। चाहे कोई कितना भी प्यार कर ले, किंतु भगवान ने यह वरदान सिर्फ जन्म लेने वाली माँ को ही दिया है। फिर भी वह बहुत खुश थी। बच्चे के माथे को चूमते हुए उसने कहा, देखो विजय कितना प्यारा है, इसे गोदी से नीचे उतारने का मन ही नहीं कर रहा। रखो अदिति, गोदी में रखो, तुम्हारा ही है ना ये। नाम क्या रखना है इसका? घर में चलकर माँ और पापा जी के साथ नाम सोचेंगे। ठीक है। वह घर पहुँचे तो विमला ने आरती की थाली लेकर उस बच्चे और अदिति का स्वागत किया। आरती उतारकर वह उन्हें अंदर लेकर आई। सब बच्चे को अपनी अपनी गोदी में ले रहे थे। घर पर उसकी ज़रूरत का सारा सामान आ चुका था। विमला ने कहा, अब हमें इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। उसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना है। सब बहुत खुश थे। घर में उसके आने की खुशी में एक बड़ा सा आयोजन भी रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया गया। आज उसका नामकरण संस्कार था। सबने मिलकर उसका नाम रखा पारस। धीरे धीरे समय की रफ्तार के साथ साथ पारस भी 1 वर्ष का होने वाला था। तभी एक दिन अदिति की तबीयत गड़बड़ लग रही थी। विजय उसे डॉक्टर को दिखाने लेकर गया। डॉक्टर ने अदिति को देखने के बाद कहा, बहुत ही आश्चर्य की बात है। वह मन ही मन स्वयं ही बुदबुदा रहे थे। शायद उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बाजू के केबिन से अपनी पत्नी डॉक्टर अर्चना, जो कि गैनिक थी, उन्हें बुलाया और धीरे धीरे उनसे कुछ कहने लगे। डॉक्टर अर्चना ने तुरंत ही अदिति को चेक किया। दरअसल वे विजय के फैमिली डॉक्टर थे। अर्चना ने चेक करने के बाद एक राहत भरी सांस लेते हुए अदिति से कहा, बाहर आ जाओ। उसके बाद फिर डॉक्टर अर्चना ने अपने हाथ साबुन से धोते हुए कहा, आप दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ डॉक्टर? विजय और अदिति ने जो सपने में भी सोचना बंद कर दिया था, ऐसी खबर डॉक्टर ने उन्हें सुनाते हुए कहा, आप दोनों अपना दिल थाम कर सुनना, अदिति माँ बनने वाली है। ये चमत्कार कैसे हो गया भगवान ही जाने। पिछले 10 साल में अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। उस समय अदिति और विजय इस खबर को सुनकर खुश होने से ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। तभी डॉक्टर अर्चना ने उनके हाथों में मिठाई का डब्बा देख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अदिति, मिठाई? क्या तुम जानती थी? नहीं डॉक्टर, यह मिठाई तो मेरे बेटे के घर आने की खुशी में है। बेटे के? कौन सा बेटा? अपने मोबाइल में से पारस की तस्वीर दिखाते हुए उसने कहा, डॉक्टर ये देखिए, हमने इसे अनाथ आश्रम से गोद लिया है और देखिए ना, इसे आने को अभी वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और इसके कदम ऐसे सो पड़े कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है अदिति। तुम दोनों ने बहुत ही नेक काम किया है। शायद इसलिए भगवान ने तुम्हारी झोली में एक और संतान दे दी। उसके बाद डॉक्टर अर्चना ने कुछ दवाइयाँ और बहुत सारी हिदायतें देकर उन्हें कहा, ऑल द बेस्ट। अदिति, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? विजय ने प्रश्न किया। फ़िलहाल तो सब ठीक ही लग रहा है। हर माह चेकअप के लिए आते रहना होगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। कहते हुए विजय ने अदिति के हाथ से मिठाई का डब्बा लेकर डॉक्टर को दे दिया और कहा, यह हमारे बड़े बेटे के घर आने की खुशी में है डॉक्टर।
बाहर निकलते समय अदिति और विजय बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा पर बोल कुछ भी ना पाए। घर जाकर उन्होंने अपनी माँ और पापा जी को यह गुड न्यूज़ सुनाई। अब ऐसी खबर थी जिस पर एकदम से यकीन करना मुश्किल था। विमला ने अचरज भरी नज़रों से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, बिल्कुल सच। सभी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। पारस को चूमते हुए विमला ने कहा, कितना किस्मत वाला है तू। तुझे अकेले न रहना पड़े इसका इंतजाम आते से ही कर दिया। कितने अच्छे कदम लेकर घर में आया है। अब तो अदिति की देख रेख में पूरे समय विमला लगी ही रहती। उसके खाने पीने से लेकर दवा तक हर चीज़ का ख्याल वही रखती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। अदिति पूरे 9 माह तक स्वस्थ रही। किसी तरह की कोई परेशानी के साथ टकराव नहीं हुआ और यह 9 माह का समय भी बीत गया। अदिति को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही तुरंत उसे अस्पताल लाया गया। विजय और घर के सब लोग आज थोड़े से तनाव में थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक से हो जाएगा ना। इसी तरह के कई सवालों से घिरे इंतज़ार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आकर उन्हें अच्छी खबर सुनाएगी। लगभग 7 घंटे के लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर आई और कहा, बधाई हो, बेटी आई है। यह खबर उनके कानों को उस सुख का आभास करा गई जिसकी उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी। सब कुछ सामान्य था, इसलिए जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विमला ने बच्चों को गोद में उठाकर चूमते हुए कहा, क्यों ना इसका नाम हम पवित्रा रख दें। पारस और पवित्रा दोनों भाई बहन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पवित्रा नाम सुनते ही अदिति ने कहा, अरे वाह माँ, आपने एक बार में ही इतना प्यारा नाम बता दिया कि अब और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 वर्ष के अंदर 2 बालक, एक बेटा और एक बेटी को पाकर विजय का परिवार पूरा हो गया। वे सब दोनों बच्चों को बिल्कुल एक जैसा प्यार दे रहे थे, एक जैसे संस्कार दे रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया, बच्चे बड़े होते गए। दोनों भाई बहनों में बहुत ज़्यादा बनती थी। एक दूसरे के बिना वे रहते ही नहीं थे। मस्ती, लड़ाई झगड़ा, प्यार दुलार सब कुछ चलता रहता था। पवित्रा को पारस हमेशा छोटी कहकर ही बुलाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज। पारस और पवित्रा में केवल एक ही क्लास का अंतर तो था। कॉलेज में पहुंचते ही पवित्रा को स्कूटर और पारस को बाइक मिल गई। उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। पारस का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, वह कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसने कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं भी दी थीं, कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे। उसे एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे अब अमेरिका जाना था। वह बहुत खुश था। पूरा परिवार भी उसके लिए बहुत खुश था। बस यदि दुखी थी तो छोटी। वह पारस को दूर जाते देखकर अपने अकेलेपन से घबरा रही थी। वह पारस को बहुत चाहती थी, हमेशा दोनों साथ साथ ही तो रहते थे। एक दिन उसने कहा, पारस भैया, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाओगे। वहाँ जाकर फिर कोई हमेशा के लिए वापस नहीं आता। बस 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते के लिए ही तुम भी आओगे। मैं तुम्हारे भविष्य और सफलता के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन इस दूरी के कारण बहुत दुखी हूँ। अरे पगली, वहाँ सेटल होने के बाद तुझे और माँ पापा को भी वहीं बुला लूँगा। माँ पापा जी वहाँ आकर क्या करेंगे? वे तो अपनी मिट्टी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ, घूमने ज़रूर आ जाएंगे, पर हमेशा रहने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हाँ, तू ठीक ही कह रही है, पर इतना अच्छा अवसर मिला है तो जाना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। सभी को कहाँ ऐसे सुअवसर मिलते हैं। पारस की जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। विजय, अदिति और छोटी सब उसे मदद कर रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी। अब पारस के अलावा सभी सो चुके थे। पारस अपने कुछ सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहा था। तभी वह उस कमरे में गया जहाँ वह यदा कदा ही जाता था। यहाँ विजय की अलमारी में केवल उसकी ही फाइलें रहती थीं। पारस ने सोचा, शायद पापा जी ने उसके सर्टिफिकेट्स वहाँ रख दिए होंगे। ऐसा सोचकर उसने वह अलमारी खोली और ढूंढने लगा। तब उसे एक फ़ाइल मिली जिसमें से उसे वह कागजात मिल गए जिसमें उसे अनाथ आश्रम से गोद लिया गया था। उन्हें देखकर वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। न जाने कितनी बार उसने उस कागज़ को उलट पुलट करके देखा, कितनी बार पढ़ा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उलट पुलट कर देखने से वह कागज़ बदल जाएंगे।
किंतु यह वो सच्चाई थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। उसके बाद नम आँखों के साथ पारस ने उन्हें वैसे के वैसे ही वापस रख दिया। अपने कमरे में वापस आकर पारस चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। जब से उसने होश संभाला तब से लेकर अब तक के ना जाने कितने ही पल उसकी आंखों में दृष्टिगोचर हो रहे थे। कितना प्यार, कितना दुलार, बिल्कुल छोटी की तरह। माँ पापा जी ने कभी छोटी और उसमें अंतर ही नहीं किया था। वह सोच रहा था यदि वह यहाँ से बाहर निकल गया तो माँ पापा जी अकेले हो जाएंगे। छोटी तो आज है, कल ससुराल चली जाएगी, उसके बाद उनका क्या होगा। तभी घर के बाहर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। पारस जाग रहा था। वह तुरंत ही उठकर गया और दरवाज़ा खोला। सामने उषा आंटी घबराई हुई खड़ी थीं। पारस को देखते ही वह बोली, बेटा तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया है, घर पर और तो कोई है नहीं, तुम जल्दी चलो प्लीज़। अरे हाँ आंटी, आप चिंता मत करो, कहते हुए पारस ने विजय और अदिति को आवाज़ लगाई। माँ पापा जल्दी उठो, राकेश अंकल को हार्ट अटैक आया है। वे दोनों भी उठ गए और वे उषा के साथ उनके घर पहुँचे। पारस ने अपनी कार निकाली और अस्पताल में फ़ोन भी कर दिया। बीच रास्ते तक पारस उन्हें ले आया। वहीं पर आधे रास्ते में उन्हें कार से निकालकर एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ सिर्फ इसलिए डॉक्टर राकेश की जान बचा पाए। उषा धन्यवाद के मीठे शब्द बोलती जा रही थी। उसने कहा, पारस बेटा, आज जो तुम ना होते तो मैं अकेली क्या करती। राकेश तो यह दुनिया छोड़कर ही चले जाते। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। नहीं आंटी, आप ये सब मत कहिए। अब तो अंकल ठीक हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अदिति ने उषा के आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब चिंता मत करो, हम यहाँ रुकते हैं तुम्हारे पास। पारस तुम घर जाओ बेटा, पवित्रा अकेली है। जी माँ, मैं जाता हूँ। कार चलाते समय पारस सोच रहा था, जिसने उसे जीवन के इतने सुंदर सुनहरे पल दिए, उनके जीवन के हर पल को रंगीन बना दिया, उनसे दूर जाकर मैं उनके जीवन को बेरंग कैसे कर सकता हूँ। अब तक मुझे उनकी ज़रूरत थी, लेकिन और कुछ वर्षों में उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। घर आकर भी वह रात भर बेचैनी में इधर से उधर करवटें बदलता रहा। पूरी रात खुली आंखों से जागते हुए एक लंबे सपने की तरह गुजरी थी, जिसमें कभी उसे भूतकाल का बचपन याद आता, कभी वर्तमान और कभी आने वाला वह भविष्य जिसमें उसे उसके बूढ़े माँ बाप जी अकेले खड़े दिखाई देते। वह उसे पुकारते पर उनकी आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती। वह उसे निहारते पर उन्हें देख नहीं पाता। वह अपनी बाहें फैलाए पर वह लिपट नहीं पाता। आखिर में उनके आंसू दिखते जो वह पोंछ नहीं पाता। सुबह नाश्ते के समय विजय ने पूछा, पारस बेटा, तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई? देखना कुछ छूट ना जाए, अब तुम्हारे जाने में केवल 5 ही दिन बाकी हैं। तभी पारस ने पानी का घूंट निगलते हुए कहा, पापा जी, मैं नहीं जा रहा। आश्चर्य भरे स्वर में क्या कहते हुए विजय उठकर खड़े हो गए। ये क्या कह रहे हो पारस तुम? क्या हो गया? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? और क्यों नहीं जा रहे? रात तक तो सब ठीक था बेटा, अचानक क्या हुआ? सब जानते हैं तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया था तुमने। पापा जी, मन नहीं कर रहा है। जैसे जैसे जाने का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मन में दुखी हो रही है, बेचैनी हो रही है। आपको छोड़कर जाने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा। पारस की इस तरह की बात सुनकर विजय ने कहा, अच्छा, होम सिकनेस के शिकार हो रहे हो तुम। जाओ बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहाँ तो सब ठीक हो जाएगा पापा जी, लेकिन यहाँ आप और माँ अकेले हो जाओगे। देखो, कल रात ही राकेश अंकल। अरे बेटा, ऐसा सब मत सोचो। क्यों ना सोचूं पापा जी, जब मैं छोटा था मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी। बचपन में आपकी उंगली पकड़कर चला, जवानी में आपके साए के नीचे रहा। पता नहीं पापा जी, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको भी तो मेरी उंगली की ज़रूरत पड़ेगी और तब मैं अपना हाथ आप तक नहीं ला सकूँगा। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? सुख तो उसमें होगा कि आप मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं और मैं आपको बिना इंतज़ार करवाए अपना हाथ आपके हाथों तक पहुंचा दूं। मुझे नहीं चाहिए इतनी दौलत जो मुझे मेरे परिवार से ही जुदा कर दे।
मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप और माँ ना हो। बेटा, तुम भावनाओं में बह रहे हो। कुछ नहीं होगा, दूसरे बच्चे भी तो जाते हैं ना। जाते होंगे पापा जी। जो सुख आपके साथ यहाँ रहकर मुझे मिल सकता है, वह लाखों करोड़ों कमाकर वहाँ मुझे नहीं मिलेगा। मुझे उस सुख से यह सुख ज़्यादा प्यारा है, जिसका सुखद एहसास मुझे हमेशा होता रहेगा। आते जाते रहोगे ना बेटा? क्यों इतने सुंदर भविष्य को छोड़ देना चाहते हो? पापा जी, यहाँ क्या कमी है? हमारे पास सब कुछ तो है, और फिर छोटी की शादी भी तो करनी है। उसके लिए लड़का मैं ही तो पसंद करूँगा। यदि कल को कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाएगी, वह मुझे आवाज़ लगाएगी 7 समुंदर पार से। उस समय यदि मैं ना आ पाया तो? मेरा ये फैसला अंतिम फैसला है पापा जी, और मैं इसे हरगिज़ नहीं बदलूँगा। पारस बेटा, क्यों गलत जिद कर रहे हो? कहते हुए विजय ने अदिति को आवाज़ लगाई। अदिति, देखो ना पारस क्या कह रहा है। मैंने सब सुन लिया है विजय। देखो, वह बड़ा हो गया है, उसे जो सही लगता है वो ही करने दो। यह निर्णय उसका ही अंतिम निर्णय होगा। फिर भी बेटा, मैं भी यही कहूँगी कि चले जाओ। हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में ब्रेक लगे, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ब्रेक कहाँ लग रहा है माँ? यहाँ भी बहुत अच्छा भविष्य बन सकता है, और वह भी अपने पूरे परिवार के साथ। थोड़ा पैसा कम भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अदिति और विजय के लाख समझाने के बाद भी पारस ने अपना फैसला नहीं बदला। शीला भी पारस के इस फैसले को सुनकर खुश थी। वह अब तक काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, और दीपक उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। जब छोटी को यह मालूम पड़ा, वह तो खुशी से उछल पड़ी, और उसने पारस के गले लगकर कहा, भैया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारे बिना अकेले रहना, मैं बहुत दुखी थी। तुम्हें कुछ नहीं कह रही थी। अब जब ये पता चला कि तुम भी नहीं जाना चाहते, तभी मैंने अपनी यह बात तुम्हें बताई। अब हम सदा यहीं साथ साथ रहेंगे। अरे पगली, तू तो शादी करके भाग जाएगी मुझे छोड़कर। नहीं, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो इसी शहर में रहता हो। ठीक है, तो मैं इसी शहर में तेरे लिए तेरा हीरो ढूंढूंगा। रात में जब अदिति और विजय अपने कमरे में सोने के लिए गए, तब विजय ने कहा, अदिति, आज भी मुझे वह दिन याद आ रहा है जब छोटे से नन्हे पारस को हम घर लेकर आए थे, और उसने तुम्हारी सूनी गोद में लेटकर अपनी किलकारियों से उसे भर दिया था। हमारे आंचल में हंसता खेलता छुपता छोटा सा हमारा पारस ऐसे कदम लेकर आया कि हमारा परिवार जो एक बेटी की कमी महसूस कर रहा था, वह इच्छा भी हमारी पूरी हो गई। हमारा परिवार उसके आने के बाद ही पूरा हुआ। अदिति ने कहा, तुम सच कह रहे हो विजय। पारस हमारी जान है, और हम पारस की जान। सच कहूँ तो उसके जाने की तैयारियां करते वक्त भी मन के भीतर एक चुभन सी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, एक दर्द दिल में हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अकेले हो जाएंगे। ये बात सता भी रही थी कि पवित्रा की शादी हो जाएगी तो वह तो ससुराल चली जाएगी। कई तरह के ऐसे ख्याल, ऐसे विचार मन मस्तिष्क में हलचल मचा रहे थे। एक बार बच्चे विदेश के मोह में पड़ जाते हैं तो फिर वापस कभी नहीं आते। वह वहीं के हो जाते हैं, यदा कदा ही आना होता है। पारस ने यह फैसला क्यों लिया, यह तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारा खुद का खून भी अगर होता ना, तो वह भी ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देता। के बच्चे चले ही जाते हैं ना, 2-2, 3-3 साल तक वापस नहीं आते। बूढ़े माँ बाप रास्ता देखते देखते थक जाते हैं, आंखें टकटकी लगाकर निहारती रहती हैं। मन में हर पल ही इंतज़ार होता है, एक ऐसा इंतज़ार जो कभी कभी तो ख़त्म भी नहीं होता, और जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन सुनसान हो जाता है, कभी न भरने वाला रिक्त स्थान आ जाता है। कभी तो मृत्यु के बाद कंधा देने तक बच्चे नहीं आ पाते। आना चाहते हैं, पर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब तक वह आते हैं, इधर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मिलन की अधूरी आस के साथ ही कई बार माता पिता दुनिया छोड़ जाते हैं। विजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विदेशों की इस माया नगरी के कई सुखद और कई दुखद पहलू हैं। हमारे पारस ने उसका ये पहलू चुना है जिसमें हमारे जीवन का हर पल सुखद होगा। हाँ अदिति, पहले उसने हमारे सूने आंगन को अपने नन्हे कदमों की आहट दी, अपनी खुशबू से हमारे घर आंगन को महका दिया,
और अब हमारे बुढ़ापे के आने वाले दिनों को संवारने के लिए इतना बड़ा त्याग भी कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वह यह निर्णय केवल हमारे ही कारण ले रहा है। और अचानक विजय, ऐसा तो क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, कल मिस्टर राकेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके 3 बच्चे हैं, परंतु तीनों विदेश में उनसे कोसों दूर। शायद इसीलिए उसका मन नहीं मान रहा होगा। ये तो अच्छा हुआ राकेश जी की जान बच गई, वरना तो जाने से पहले बच्चों का मुंह तक देखने को नसीब नहीं होता। आज भी उनका बुढ़ापा तो अकेले ही कट रहा है। बच्चे खूब कमा रहे हैं, संपन्न हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ खुश हैं। कुछ होते हुए भी उनके पास आज कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो केवल अकेलापन। शायद इसी बात ने हमारे पारस को रोक लिया है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भी क्या कमी है। यदि मेहनत करो तो सब कुछ हासिल हो सकता है। विजय, सच पूछो तो पारस के जाने के बाद हमारा घर भी सूना हो जाता और फिर पहले जैसी रौनक घर में कभी नहीं आती। चलो, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अब जीवन भर हम साथ रहेंगे। पारस के बच्चों की किलकारी भी हमारे इसी आंगन में गूंजेगी। हमारा परिवार कभी राजेश जी के परिवार की तरह छिन्न भिन्न नहीं होगा। हाँ अदिति, तुम ठीक कह रही हो। बारिश अनाथ आश्रय ने तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बना दिया और अपने नाम की ही तरह हमें हमारा सच्चा बारिश तोहफे में दे दिया। हमारी जवानी किलकारियों के बीच बीती, अब हमारा बुढ़ापा भी किलकारियों के बीच ही बीतेगा। यह सुख सभी को कहाँ हासिल होता है। याद है अदिति, तुम एक छोटी सी किलकारी के लिए कितना तरसी हो, लेकिन पारस की पहली किलकारी ने तुम्हें फिर से हंसना सिखाया था। आज दूसरी बार वह तुम्हें मुस्कुराने की वजह दे रहा है, शायद उसका अपना सपना छोड़कर।